Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and support our channel. आज हम लोग चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 8.2 के क्लास 11 की क्वेश्चन नंबर 27 to 32 आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। नया सिलेबस हो चुका है, कुछ चेंजेस आ चुके हैं, तो नई फ्रेश वीडियोस डेफिनेटली रिक्वायर्ड हैं। तो हम लोग नई फ्रेश वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और साथ के साथ कोशिश कर रहे हैं कि दोनों फॉर्म्स में अपलोड करें, पेन पेपर एंड स्मार्ट बोर्ड। जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे आप वही वाले बेस से समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा पर्पस है कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जा सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करते हैं। ठीक है, 27, 28 और 29 थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, तसल्ली से देखिएगा। अगर आपको मेरी स्पीड तेज़ लगे तो थोड़ी स्लो कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि स्पीड ठीक है तो आप डबल बार इसे ज़रूर देखिए और साथ के साथ इसे अपनी पेन कॉपी ज़रूर अपना साथ रखिए और इसे एक बार लिख कर ज़रूर देखिए। पॉज कर दीजिए वीडियो को और इसे करके ज़रूर देखिए। हो सकता है कि समझ में आए, लेकिन जब आप करने बैठे तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको साथ के साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट आपके पास ये एक्सप्रेशन दे रखा है, मे बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो पहले मैं आपको अर्थमेटिक मीन भी बता देती हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में आएंगे आगे जाके। तो अर्थमेटिक मीन तो हमें पहले से पता है मीन। अब दो नंबर हम मान लेते हैं a और b, तो उनके बीच में अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। अगर तीन नंबर्स में आपको अर्थमेटिक मीन लेना है तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, और अगर चार नंबर का अर्थमेटिक मीन लेना है तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 4। राइट, सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन है दो नंबर्स के बीच में रूट a b। तो कुछ लोगों का सवाल यह है कि मैम इन्हें हम एज इट इज़ लर्न कर लें, तो यहाँ AP में ये क्या काम कर रही है, तो AP से ही डिराइव हुई है। अगर आपको याद हो, हमने आपको बताया था अगर तीन टर्म्स AP में हो, है ना, तीन टर्म्स अगर आपके पास AP में हो तो उसमें क्या रिलेशनशिप होता है, इसका डबल इन दोनों के सम के इक्वल है। तो बिल्कुल उसी वजह से अर्थमेटिक मीन निकला है। अर्थमेटिक मीन होता है मिड नंबर। देखिए a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये देखिए अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला निकल आया। राइट, सिमिलरली अगर मैं बात आपसे करूँ ज्योमेट्रिक मीन की, तो मैंने आपको कहा था तीन नंबर्स अगर GP में हो तो बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। आपको स्टार्टिंग से बताते हैं ये भी कैसे आया। अगर आप बताइए तीन नंबर्स GP में है तो B अपॉन A C अपॉन B के इक्वल होगा, बिल्कुल, क्योंकि B अपॉन A करने से भी कॉमन रेशो आती है, C अपॉन B करने से भी कॉमन रेशो आती है। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC यहाँ से आया। नाउ ये जो स्क्वायर है वो इस पर क्या चला जाता है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर वो दो नंबर A और C हैं, है ना, और यहाँ पर वो दो नंबर A भी हैं। तो देखिए यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बना और यहाँ से आप देख सकते हैं अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बना। तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2, यहाँ से रूट AB। तो आई होप इसका जो आपके पास सवाल था कि कैसे फॉर्मूला बना, वो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। और जो लोग इस डेप्थ में नहीं जाना चाहते, बहुत अच्छी बात है, वो लोग सिर्फ अब क्वेश्चन को देखें किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए इसने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये a और b के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है। तो इसका मतलब a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n b की पावर n इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का मतलब यही होता है। राइट, अब हम रूट AB को हाफ पावर लिख सकते हैं, AB होल की पावर हाफ लिख सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब हम इस पर अलग अलग हाफ लगा सकते हैं, b की पावर हाफ और a की पावर हाफ लगा दिया। अब आप इसके नीचे 1 लीजिए और इन दोनों एक्सप्रेशन का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। राइट, तो अगर a n प्लस 1 b n प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज़ आ गया, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। राइट, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो ये आ जाएगा a की पावर n b की पावर n इनटू में a हाफ b हाफ। तो अब ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 इक्वल। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर हाफ और a की पावर n बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा a की पावर n प्लस हाफ और b की पावर हाफ एज इट इज़ प्लस। सिमिलरली अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर n और b की पावर हाफ सेम बेस होने के कारण ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा a की पावर हाफ, लेकिन b की पावर क्या हो गई, n प्लस हाफ। राइट, यहाँ तक का स्टेप क्लियर है। अगर आप चाहें तो यहाँ तक इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए ये a की पावर n है, ये भी a की पावर n है, इसे एक तरफ ले लेंगे। राइट, और ये b की पावर n है, ये b की पावर n है, इन्हें एक तरफ ले लेंगे। राइट, यानी सेपरेशन कर देते हैं जो सिमिलर टाइप के हैं। तो चलिए अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको लिखा
ए की पावर एन प्लस वन, ये हम लेफ्ट साइड पे ले आए, ए की पावर एन प्लस हाफ बी की पावर हाफ इक्वल टू ये है ए की पावर हाफ बी की पावर एन प्लस हाफ, ये वाला एक्सप्रेशन आपका लेफ्ट साइड पर आ गया। इज इट ओके? अब ध्यान से सुनेंगे, ये जो ए की पावर एन प्लस वन है, क्या हम इसे, ये देखिए, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एन प्लस हाफ लिख सकते हैं ना। वन को आप कैसे लिख सकते हो? हाफ प्लस हाफ लिख सकते हो, बिल्कुल ये एज इट इज। सेम हम यहाँ पर भी करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं वन को हाफ प्लस हाफ, राइट। अब आप ध्यान से देखिए कि इन दोनों में क्या कॉमन है, ए की पावर एन प्लस हाफ कॉमन आ जाएगा। अगर हम यहाँ से एन प्लस हाफ कॉमन ले लेंगे तो ए की पावर क्या रह गई? हाफ, और यहाँ पर क्या रह गया? बी की पावर हाफ, राइट। सेम हम इन दोनों में से करेंगे, क्या कॉमन लेंगे? अब बी की पावर एन प्लस हाफ कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ जाएगा कॉमन। कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? ए की पावर हाफ और यहाँ बचेगा बी की पावर हाफ, राइट। सॉरी, यहाँ पर ए की पावर हाफ लिखना भूल गए थे, सॉरी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा आपके पास? बी की पावर हाफ। अब आप देखिए ये वाला एक्सप्रेशन अगर लेफ्ट साइड पे जाए या राइट साइड पे जाए तो ये कट जाएगा, बिल्कुल कट गया। अब आपके पास क्या रह गया? अब आपके पास रह गया ए की पावर एन प्लस हाफ इक्वल टू में ये, इसे हम यहाँ डिवाइड में ले आते हैं। अब वहाँ पर क्या रह जाएगा? वन रह जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखिए इन दोनों की पावर सेम है तो हम ए बाई बी होल की पावर एन प्लस हाफ लिख सकते हैं, बिल्कुल। और जो वन है, क्या हम इसे ए बाई बी होल की पावर जीरो लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो क्या होती है? वन। तो ऑन कंपैरिजन आप देखिए एन प्लस वन शुड बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस हाफ। आई नो ये क्वेश्चन एक बार में थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो इसे ध्यान से समझना आपको पड़ेगा। देखिए इसने कहा था ये एक्सप्रेशन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है, दैट इज रूट ए बी। रूट ए बी को हम लिख सकते हैं ए बी होल की पावर हाफ, अलग अलग हाफ लगा दिया। न्यूमरेटर एज इट इज़ है, डिनोमिनेटर जो था आपके पास, ये देखिए ये जो डिनोमिनेटर था ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये देखिए, तो ये एज इट इज़ है। ए की पावर एन को इससे हमने मल्टीप्लाई करा तो बेस सेम होने के कारण इनकी पावर ऐड हो गई, तो ए की पावर एन और हाफ एन प्लस वन हो गया, बी की पावर हाफ एज इट इज सेम यहाँ पर हुआ। अब हमने सेपरेट किया, जो टर्म सेम थी ए की पावर एन वाली उनको सेपरेट कर दिया, यानी ये वाला टर्म हम इधर ले आए और ये वाला जो टर्म था हम राइट साइड पे ले गए, ठीक है। फिर इन दोनों को हमने क्या करा? वन को क्या लिख दिया? हाफ प्लस हाफ, सेम यहाँ पर वन को क्या लिख दिया? हाफ प्लस हाफ। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी ए की पावर एन प्लस हाफ कॉमन है, यहाँ भी ए प्लस एन की पावर हाफ कॉमन है, तो हमने वो कॉमन ले ली। क्या बचेगा? ए की पावर हाफ बचेगा और यहाँ पे बी की पावर हाफ बचेगा, बी की पावर हाफ। ऐसे ही सेम यहाँ से बी की पावर एन प्लस वन लिया, ये कॉमन है, ये इससे क्या हो गया? कट गया। उसके बाद जो आपके पास ये बचा राइट साइड वाला बी की पावर एन प्लस वन हम लेफ्ट साइड पर लिया, इज इक्वल टू वन। ना वन को आप क्या लिख सकते हैं? ए बी होल की पावर जीरो, तो ऑन कंपैरिजन एन प्लस हाफ इज इक्वल टू जीरो, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस हाफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन। तो लेट कर लेते हैं वो नंबर ए और बी है, तो कहता है उनका सम इज मतलब इक्वल टू 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर, राइट। ये हमने ऑलरेडी बता दिया। अब कहते हैं शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशो, यानी हमें शो करना है कि ए और बी का रेशो ये आना चाहिए, और इस इक्वेशन के अलावा हमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है? देखिए ए प्लस बी, 6 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू टू, और इसे आप रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करें? ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं, ए प्लस बी अपॉन में ट्वाइस ऑफ रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू में 3 अपॉन में हमने लिख दिया 1। देखिए कभी भी सिर्फ आपको रेशो दे रखी हो और कुछ भी ना दे रखा हो और उसको सिंप्लीफाई करना हो, इसमें रेशो के अलावा कुछ नहीं गिवन आपको, इसमें आपको यही फॉर्म गिवन है x अपॉन वाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो एक आपने हो सकता है सुना हो सकता है नहीं सुना हो, और सुना हो तो भूल गए हो। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास मैथमेटिकली रेशो प्रपोर्शन में ये फंडा इस्तेमाल होता है, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये क्या बला होती है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो? तो उसमें क्या होता है, थोड़ा रेशो सिंप्लीफाइड होता है सबसे पहली बात, जो कि इस क्वेश्चन में होगा। तो उसमें क्या करते हैं, अगर मान लीजिए जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना है, तो जो न्यूमरेटर है वो पहले दोनों जगह लिख दो और जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर प्लस और नीचे माइनस कर दो। ऐसा दोनों साइड आपने करना है। न्यूमरेटर को आपने दोनों साइड लिखा और डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस और नीचे क्या कर दिया? माइनस। यही सेम चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, तभी हमारा आंसर आएगा, बिकॉज यहाँ पर हमें और कुछ नहीं दे रखा, राइट। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो
डिविडेंडो। तो क्या होगा, जो न्यूमरेटर है, पहले देखिए मैंने ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया, अब जो डिनोमिनेटर है उसे ऊपर प्लस और नीचे माइनस कर दीजिए, राइट। सेम आपने राइट साइड पे करना है, 3 को ऊपर भी लिखा नीचे भी, डिनोमिनेटर को प्लस और माइनस, राइट। अब देखिए क्या होगा, अब आपके पास ध्यान से अगर हम देखें तो एक आइडेंटिटी बन रही है। क्या हम इसे रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल। और ये है रूट बी का स्क्वायर और ये है 2 रूट ए रूट बी, सेम डिनोमिनेटर में ये बन गया रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी, और ये आ गया आपके पास 4/2 विच मीन्स 2/1। अब हम ध्यान से देखें तो एक आइडेंटिटी बन रही है, इस आइडेंटिटी को कर देते हैं सॉल्व। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और ये बन गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1। ये जो होल स्क्वायर है, क्या आप इसे सिंगल होल स्क्वायर बना सकते हैं? बिल्कुल। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बन गया, ये देखिए रूट ए प्लस रूट बी होल अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी, ये होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 2/1। ये होल स्क्वायर आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो क्या होगा, ये हो गया रूट ए माइनस रूट बी, अगर इस पे स्क्वायर रूट जाएगा तो ये रूट 2 हो गया, लेकिन 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 ही होता है। अभी भी देखिए हमारे को चाहिए a अपॉन बी की रेशो, यानी हमारा आंसर आना चाहिए ये, हमें a अपॉन बी का रेशो चाहिए, राइट। यही मांगा है उसने आपसे। अभी भी यहाँ कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर आप अप्लाई कर दीजिए अगेन कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ लिख देंगे अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर एज इट इज़ पहले बोथ साइड लिख देते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। फिर जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस रूट ए और ये हो जाएगा प्लस रूट। सेम रूट 2 को ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा, +1 किया ऊपर और नीचे किया माइनस। अब देखिए रूट बी से रूट बी कट गया, रूट ए से रूट ए कट गया, रूट ए और रूट ए कितना हो गया 2 रूट ए, और ये हो गया 2 रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 + 1 रूट 2 - 1। तो हम काफ़ी हद तक अपने आंसर के करीब आ चुके हैं। हमें a अपॉन बी चाहिए, यहाँ पर रूट ए अपॉन रूट बी है, तो a अपॉन बी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो रूट ए का स्क्वायर हो गया a, रूट बी का स्क्वायर हो गया b, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब आप स्क्वायरिंग करते हैं तो पूरे पर स्क्वायर लगता है, क्योंकि ये a प्लस बी वाली फॉर्म है। तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, रूट ए का स्क्वायर कितना हो गया a, रूट बी का स्क्वायर हो गया b, लेकिन राइट साइड पे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल टर्म नहीं है ना। तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलेंगे, रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 रूट a है ना, 2ab, सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कितना आ रहा है आप देखिए, ये आ रहा है a अपॉन बी इज इक्वल टू 3 + 2 रूट 2 3 - 2 रूट। तो हमें 2 बार कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करना पड़ा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है, इफ़ a एंड g बी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स। ओके, तो a ज्योमेट्रिक मीन है, तो अगर a ज्योमेट्रिक मीन है 2 नंबर्स के बीच में तो दैट इज a + b/2, राइट। और अगर g आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है तो g इज इक्वल टू रूट ab। अब हमें क्या करना है, हमें करना है प्रूव करना है कि जो नंबर्स हैं वो ये हैं, यानी a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो ये आनी चाहिए। क्लियर? तो चलो a और b की वैल्यू निकाल ली, हमें क्लियर हो गया हमारे पास जो वेरिएबल है वो a और b है। तो एक काम करिए, 2 उधर चला गया, ये हो गया 2a इज इक्वल टू a + b। इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा g² इंटू में a। अब एक काम कर सकते हैं, हम b की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, है ना, b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा g² इक्वल टू a, ये बन जाएगा 2a - a। अब a से अंदर इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 2a माइनस a²। अब देखिए a वेरिएबल है, ये बात याद रखना है, आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a और b की। जैसे x के लिए सॉल्व करते हो वहाँ पर a और b आ गया x की जगह, राइट। तो चलिए अब हम इसको ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक बनाएंगे हम इसको किस में, a की टर्म्स में, क्योंकि x की जगह अब यहाँ पर a है। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो a को पहले ही x ट्रीट कर लो। सबसे पहले इसको लेफ्ट साइड पे ले गए तो a² पॉजिटिव हो गया, ये हो गया -2aa, और ये वहीं पर था तो ऑलरेडी g² पॉजिटिव, राइट। अब इसको हम d वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे मेथड ऑफ स्प्लिटिंग तो इसकी समझ आएगी नहीं। तो अगर आपको याद हो वो डिस्क्रिमिनेंट मेथड, तो उसमें ax + bx + c = 0,
तो यहाँ x की जगह बस याद रखना आपके पास a है ना। आप इसको इस तरीके से ट्रीट करके चलेंगे, देखिए ये देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ए बी सी की वैल्यू कितनी है। क्लियर। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -2a और c की वैल्यू आ गई आपके पास g², सॉरी यहाँ पे c ले g²। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई g²। अब सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पर d विच इज़ b² - 4ac। नाउ देखिए b कितना है, ये रहा -2a, तो हो जाएगा 4a² - 4, a की वैल्यू कितनी है देखिए 1 g², तो ये आ जाएगा 4g²। 4 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा a² - g²। आप a² - g² को क्या लिख सकते हैं, a - g और a + g लिख सकते हैं। अब जैसे हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x का फॉर्मूला क्या होता है, -b ± √d/2a। अब यहाँ पर x की जगह आप क्या निकाल रहे हैं, a, -b की वैल्यू ये रही देखिए -2a, तो ये +2a हो जाएगा, प्लस माइनस √d की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है 4a - g a + g होल अपॉन में 2 × में a की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 1। क्लियर। तो आपके पास स्मॉल a की वैल्यू आ गई 2a प्लस माइनस, ये 4 रूट से बाहर आ जाएगा 2, और ये आ गया a - g और a + g। अब 2 जो है वो ऊपर से कॉमन लेकर नीचे वाले 2 से हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, कट जाएगा, ये बचेगा a प्लस माइनस, ये देखिए ये आपके पास a की 2 वैल्यूज़ आ गई। क्या क्या वैल्यूज़ आ गई, a की एक वैल्यू आ गई आपके पास a की, दैट इज़ a प्लस रूट a - g a + g। सिमिलरली a की दूसरी वैल्यू आ गई a - g a + g। ये तो a की वैल्यू आई, हमें b की वैल्यू भी चाहिए। देखिए ये जो इक्वेशन है 2a = a + b, राइट, इसमें से b की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, b की वैल्यू आएगी 2a - स्मॉल a। ये देखिए यहाँ से हमने निकाली। तो अगर हमें b की वैल्यू पता करनी है तो अब हमें ये a की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इसमें, 2a माइनस, मैं पहले ये वाली वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो हो जाएगा a - राइट। अब 2a में से a गया, कितना बचेगा। तो क्या आपने जज किया, अगर a की वैल्यू हमने पॉजिटिव पुट करी तो b यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब हम नेगेटिव पुट करेंगे तो b पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब अगर a की वैल्यू है a प्लस माइनस a + g a - g, तो स्मॉल b की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखिएगा, a जब आप प्लस रखोगे तो b की वैल्यू माइनस आएगी, और जब आप माइनस रखोगे तो b की वैल्यू प्लस आएगी। तो आपसे यही कहा गया था कि उन 2 नंबर्स को निकाल कर दीजिए, राइट। तो आई होप इट्स क्लियर। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान देना पड़ेगा, राइट। अब आगे ये क्वेश्चन सिंपल हैं, बस इन 3 क्वेश्चन को ध्यान से आपने करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, बस समझना है, उसके बाद काम ज़्यादा नहीं करना। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टन कल्चर डबल एवरी आवर। तो इससे हमें पता चल गया ये जीपी है, क्योंकि हर घंटे में जितने भी बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं, है ना। अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, दैट इज जीपी। इफ़ देयर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ कल्चर, यानी अभी कितने बैक्टीरियाज हैं, 30 बैक्टीरिया, दैट इज 0 आर, अभी इतने हैं। 1 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, 60, यानी ये 1 आवर बाद होगा। और फिर 1 घंटे बाद, सेकेंड आवर बाद कितने बैक्टीरिया होंगे, इतने। ऐसे ही ये जीपी चल रही है, राइट। अब वो कहते हैं देयर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कल्चर, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट इन सेकेंड आवर, 4th आवर एंड nth आवर। तो बस यहाँ पर जो बच्चों से गलती होती है वो सेकेंड टर्म 4th टर्म निकाल देते हैं, बस वही एक बिग मिस्टेक है। आप खुद देख सकते हैं जो 30 बैक्टीरिया थे वो 0 आवर में, यानी अभी है। 1 घंटे बाद अभी के डबल हो जाएंगे, यानी ये 1 आवर बाद की सिचुएशन होगी ना, है ना। और फिर 2 आवर बाद की सिचुएशन ये होगी। तो एक्चुअली में सेकेंड आवर मतलब कौन सी टर्म हो गई, 3rd टर्म निकालनी है। तो ऑब्वियसली 4th आवर का मतलब कौन सी टर्म हो गई, 5th टर्म हो गई। और nth आवर का मतलब हो गया n+1 टर्म। बस ये इस क्वेश्चन का खास बात है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई खास वैल्यू नहीं है। आप देखिए a3 की वैल्यू तो आपके सामने ही आई हुई है 120। नाउ a5 = ar⁴। नाउ a की वैल्यू कितनी है 30, r कितना है आप देखिए, कॉमन रेशो कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 2⁴। तो ये आ जाएगा आपके पास 16 × 3 दैट इज़ 480। और ये हो जाएगा ar⁴ n -1 होता है, तो ये हो जाएगा ar⁴n। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 30, r की वैल्यू है 2⁴n। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। बस इसमें यही मेन चीज़ समझनी थी कि जो सेकंड लिखा है वो सेकंड टर्म नहीं है, राइट।
बिल्कुल ऐसा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31. What will be 500 amount in 10 years after it deposit in bank which pays annual interest 10% compounded annually. देखिए अभी अगर आपने पैसा जमा कराया है, ध्यान से समझेंगे, अगर अभी आपने पैसा जमा कराया है 500 रुपये, तो ये तो अभी का पीरियड है ना, इसे बोलते हैं 0 ईयर. 1 साल बाद यानी आफ्टर फर्स्ट ईयर आपके पैसे कितने होंगे बैंक में? 500 का 10% इंटरेस्ट लग जाएगा, दैट इज़ 50 रुपीज़, यानी हो जाएंगे बैंक में 550 रुपीज़, राइट. अब नेक्स्ट ईयर जब इंटरेस्ट लगेगा तो 550 का 10% लगेगा, यानी आ जाएगा 55 रुपीज़, यानी 550 में हम 55 रुपीज़ ऐड कर देंगे, यानी कि आ जाएगा आपके पास 605 रुपीज़ एंड इट्स गोइंग ऑन. आपको समझना क्या है, जो 500 डिपॉजिट करे हैं ये अभी का पीरियड है, यानी 0 ईयर में, और 550 1 साल बाद आपके पास पैसा हुआ. भाई 1 साल बाद ही तो इंटरेस्ट जुड़कर मिलेगा ना, 1 साल बाद 500 रुपये तो नहीं हो सकते, तो ये प्रेजेंट पीरियड है. 1 साल बाद आपके 550 हुए, नेक्स्ट ईयर आपके सेकेंड ईयर आपके पास 605 हुए, राइट. अब अगर उसने आपसे कहा है कि 10th ईयर में आपको बताना है कितने रुपये हो गए आफ्टर 10 ईयर, तो बेसिकली वो आपसे A11 मांग रहा है, बस ये समझना था, है ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर का मतलब कौन सी टर्म है? सेकेंड टर्म. सेकेंड ईयर का मतलब है थर्ड टर्म, तो 10th ईयर का मतलब हो गया 11 टर्म. ना हमारा फॉर्मूला हो गया AR की पावर 10. ना फर्स्ट टर्म कितनी है? 500. कॉमन रेशो कैसे निकलेगी? 550 डिवाइडेड बाय 500, ये इससे कट गया, ठीक है, ये आ जाएगा 5 के टेबल से, ये इसे आप लिख सकते हो 1.1 या 11.10 छोड़ दीजिए. तो A की वैल्यू कितनी है? 500, R की वैल्यू है 1.1 की पावर 10, राइट. चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का. तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इफ AM यानी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो देखिए अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स हमें पता है ये होता है, राइट. तो यहाँ से A + B की वैल्यू आ गई 16, ओके. और हमें ज्योमेट्रिक मीन भी पता है क्या होता है, √AB दैट इज इक्वल टू 5. ना स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो AB की वैल्यू 25 हो गई. अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो जो 10th क्लास में आपने सीखा था x² माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0. बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, नेगेटिव होता है, तो ये फॉर्मूले में ही होता है, प्लीज़ इसे याद रखेंगे. नाउ x², सम ऑफ द रूट्स का मतलब A + B और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब है A × B. तो आपके पास A - B की ऑलरेडी वैल्यू है और A × B की भी है, तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को कहा था, जो हमने ऑलरेडी फ्रेम कर दी. तो आई होप आपको हमारा वीडियो जो है वो समझ में आया हो. अगर आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगे तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर ज़रूर करिए और अपना वैल्यूबल फीडबैक दीजिए. थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट. कीप सपोर्टिंग युवा क्लासेस.